हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया। देखिए, आपका पुलिस का एग्जाम है यूपीएसआई का, तो इसमें इस तरीके के दिवस तो आपको ध्यान रखने ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस प्रतिवर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये क्यों मनाया जाता है 7 सितंबर को? क्योंकि इंटरपोल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आपराधिक पुलिस संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। इसी की स्थापना दिवस वाले दिन ये प्रतिवर्ष 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 2023 में पहली बार मना था अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 16 दिसंबर 2022 को कर दी गई थी कि अब से 7 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाया करेगा, जो कि 7 सितंबर 2023 को पहला मना। अब ये 2025 में कौन सा है? तो 24, 25 तीसरा है। तो ये इंपॉर्टेंट है और नया शाही दिवस है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षा की बात हो रही है और शिक्षा को हमले से बचाने के लिए, तो ये प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 सितंबर को संघर्ष और संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों और शिक्षकों के सामने आने वाले गंभीर खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जहां शिक्षा, जो एक मौलिक मानवाधिकार है, अक्सर हिंसा के कारण बाधित या नष्ट हो जाती है। तो ये दो दिवस मैंने बहुत सोच समझ के ऐड किए हैं आपके एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के लिए। एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर और ये शिक्षा के हमलों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिवस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की? तो सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई थी सितंबर 2025 में। छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रदेश के सभी जेलों में कैदियों के लिए योग की शुरुआत की और इस योग में सुदर्शन क्रिया को भी शामिल किया। सुदर्शन क्रिया क्या होती है? तो सांस से जुड़ी हुई तकनीक होती है, सांस पर ध्यान करना होता है, तो इसे एक सुदर्शन क्रिया कहते हैं। तो इसे लेकर प्रदेश के जेलों में कई तरह के सत्र शुरू किए गए। सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह जेलों में सुधारों को प्राथमिकता देने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ये अच्छी पहल है, मैं तो कहूँगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की, कि कैदियों को योग और सुदर्शन क्रिया कराई जाए, क्योंकि दिमाग खुलेगा, उसमें ऑक्सीजन जाएगी तो अच्छे विचार आएंगे। तो ये तो हर जगह ही लागू की जानी चाहिए। ये छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए पॉइंट है। कैपिटल है छत्तीसगढ़ की रायपुर। विष्णुदेव साय यहाँ के मतलब सीएम है और रमन डे का गवर्नर है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमओटी, मोटो और कोल इंडिया ने समझौता किया है। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई। वन पारिस्थितिकी तंत्र की हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला देश का राज्य छत्तीसगढ़ है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन भी रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुशमंडा, ये छत्तीसगढ़ की हैं, ये शामिल हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित करती है सरकार। तो ये, जैसे कि आपने सुना होगा, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2030 था, उसे 5 साल पहले ही 2025 में हासिल कर लिया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है 2025 में, कब तक? 2047 तक। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, भारत को कृषि आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने दालों को लेकर एक व्यापक रणनीति जारी की है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य वर्ष 2030 तक दालों में आत्मनिर्भर और वर्ष 2047 तक उत्पादन को दोगुना करना है। दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। 2030 तक दालों में आत्मनिर्भर बनाना है भारत को और 2047 तक उत्पादन दोगुना करना है। ये नीति आयोग ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यह रोडमैप तकनीकी, पारिस्थितिकीय और सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेपों को एकीकृत करता है, जिससे दाल क्षेत्रों को भारत के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का स्तंभ बनाया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कर्मचारियों के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी की संस्था है, इसके साथ साझेदारी की है? तो ये कर्मचारियों के कल्याण हेतु ये साझेदारी की गई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने की है, SAIL। ऑप्शन बी राइट आंसर है। महारत्ना कंपनी है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भावनात्मक लचीलापन, जागरूकता और नेतृत्व पर संरचित कार्यक्रम प्रदान करने हेतु आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पूछा जाता है एग्जाम में, और ये भी पूछ लिया जाता है ये किस तरीके की कंपनी है, तो ये महारत्ना कंपनी है। वर्तमान में अमरेंदु प्रकाश के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में कहाँ तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि ये बंदरगाह जो तूतीकोरिन है किस राज्य में है? तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो यहीं पर ये हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया तूतीकोरिन बंदरगाह पर, तो ध्यान रखिएगा आप। ये तमिलनाडु से जुड़े हुए पॉइंट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीपीटी यहाँ पर ऐड की गई है, इससे अक्सर कर क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु का है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, किस राज्य से संबंधित है ये त्यौहार? जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है ही तमिलनाडु, इसकी कैपिटल चेन्नई है। M.K. स्टालिन वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर RN रवि हैं। तमिलनाडु दिवस की बात करें तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। तमिलनाडु स्थापना दिवस वहीं 9 नवंबर को होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, इसके अलावा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, और तमिलनाडु का राज्य पशु नीलगिरी तहर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं तमिलनाडु में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किसने उद्योग क्षेत्र को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की? तो उद्योग क्षेत्र के साथ एक रक्षा तकनीकी हस्तांतरित करने की प्रणाली, मतलब एक इनके दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। तो ये उद्योग क्षेत्र को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की गई है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये DRDO। इसका मोटो होता है मलस्य मूलम विज्ञानम, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये पॉइंट सब पूछे जाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, बार बार ये बनती रहती हैं एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में, तो ध्यान रखिएगा। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है। भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूती देने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपनी 3 उन्नत सामग्री प्रौद्योगिकियां, कितनी? 3 उद्योग भागीदारी को हस्तांतरित की हैं। ये तकनीकी हैदराबाद स्थित डिफेंस मेटलर्जिक रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा विकसित की गई हैं, और इनका उपयोग मिसाइल सिस्टम, डिफेंस ग्रेड स्टील उत्पादन और नौसैनिक जहाज निर्माण में किया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। DRDO के द्वारा उद्योग क्षेत्र के लिए 3 मुख्य तकनीकी हस्तांतरित की गई हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। DRDO बताई दिया, ये 1958 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। समीर विकामन चेयरमैन है। ये मलस्य मूलम विज्ञापन इसका जो है मोटो है, ध्येय वाक्य पूछा गया है कई बार एग्जाम में, और ये भी पूछा गया है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, तो वो भी ध्यान रखना है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर माह में किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी काफ़ी चर्चा में रही थी? ये सितंबर माह में पुस्तक आई थी। 100% ये एग्जाम में किसी न किसी में पूछी जाएगी है। तो इसका विमोचन हुआ, तो ये पुस्तक अरुंधति राय की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और अरुंधति राय की जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली इस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको 1997 का बुकर पुरस्कार मिला था। वो आज भी एग्जाम में बराबर पूछी जाती है कि ये रचना किसकी है, तो ध्यान रखिएगा। और अब ये मदर मैरी कम्स टू मी, ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा। ये कुछ बुक्स हैं जो 2025 की हैं, जैसे मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, इसका विमोचन हुआ, मनोज झा की पुस्तक है ये। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती की लिखी हुई है। प्रियवंदा राजकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक भाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जस्टिस रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश, आपको मालूम होना चाहिए भारत के। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक R कौशिक ने लिखी। द कॉन्शियंस नेटवर्क्स नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखी है। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की पुस्तक है ग्रीन गोल्ड द नीम फॉर्मेसी।
राम माधव की पुस्तक है द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया, तो ये ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, आपके एग्जाम के लिए DY चंद्रचूड़ की है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए। ऐसे ही आपकी होमगार्ड के लिए भी कर चुका है उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जो बनेंगे उनके लिए भी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। ये भी घोषणा हुई है अभी हाल ही में नवंबर माह में, आपको पता हो अगर आप अपडेट रहते हो तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ जी, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं, जिनकी ऑटोबायोग्राफी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कई बार हमने आपको बताई है। क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर, इनके उत्पादन में पहले स्थान पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में। ये 3 बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कुछ करंट अफेयर्स की पॉइंट हैं, जैसे भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट उत्तर प्रदेश की नोएडा में शुरू हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल नामक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया था। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और ब्रिटेन में अध्ययन के लिए। और नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी, जो कि ज्ञानेश कुमार जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी बेटी हैं। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन का नाम है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जो कि लखनऊ में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। शुभांशु शुक्ला, इनके नाम पर लखनऊ में एक नई सड़क का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर माह में किसने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये भारत के द्वारा ही जीता गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर ये खिताब जीता था। यहाँ पर आप तुरंत आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि क्रिकेट का जो एशिया कप हुआ वो काफ़ी विवादित रहा। इंडिया ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया मोहसिन नकवी के द्वारा, जो मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट लीग के अध्यक्ष थे, और वो UAE में हुआ था, उसमें बहुत विवाद चला था, बहुत हाईलाइटेड रहा था। तो एशिया कप क्रिकेट का जो था वो भी भारत देश ने जीता था पाकिस्तान को हराकर, वो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर माह में 2025 का US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो US ओपन हमेशा से ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका पुरुष एकल के खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं कार्लोस अल्कराज। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 2025 में अपना कैरियर का पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता था, और इसके अलावा इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है 2025 का। तो ये 3 खिताब हैं जो इनके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। यही बात करें US ओपन जो महिला में जीता, वो आर्याना सवालेंक ने जीता, ये बेलारूस की थी। तो ये आपको जो इमेज में दिख रही हैं ये हैं आर्याना सवालेंक, इन्होंने US ओपन महिला एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका विकसित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रूस के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका कोलन कैंसर, जो बृहदान्त्र का कैंसर होता है बड़ी आंत का, इसका टीका अब उपयोग के लिए बना लिया है। यह घोषणा इन्होंने 10वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्तोक 3 से 6 सितंबर में जो आयोजित हुआ वहां पर की। यह कैंसर इम्यूनोथेरेपी में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, विशेषकर कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, जो विश्व भर में सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसरों में से एक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोलन कैंसर का टीका रूस के द्वारा विकसित किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर माह में किसने 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता? 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। मैक्स वर्स्टपन के बारे में बात करें तो ये डच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं, इनका जन्म बेल्जियम में हुआ था। ये पूछे जाते हैं कहाँ से संबंध है इस खिलाड़ी का, तो इसलिए, और ये फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं। 2021 से 24 तक लगातार 4 बार ये फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप जीत चुके हैं। 2025 में इन्होंने 6 ग्रांड प्रिक्स जीते हैं, सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स, एमिलिया रोमांगा ग्रांड प्रिक्स, इटालियन ग्रांड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स, लास वेगास ग्रांड प्रिक्स। ये 6 ग्रांड प्रिक्स 2025 में मैक्स वर्स्टपन के द्वारा जीती गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस देश के कोकिची अकुजावा
इनका नाम है कोकिची अकुजावा और ये 102 वर्ष के हैं। इन्होंने माउंट फूजी पर्वत पर चढ़ाई की। जापान का ये माउंट फूजी आपको याद आ जाना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है माउंट फूजी ज्वालामुखी कहाँ पर है, माउंट फूजी पर्वत कहाँ पर है, तो ये जापान का है। तो इस पर 102 वर्ष की उम्र में जापान के ही कोकिची चुकावा ने चढ़ाई की है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान की। ये तो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक बात हो जाती है अपने आप में। जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए 2025 खत्म हो रही है, 2026 शुरू हो जाएगी कुछ समय बाद। तो ये आपको कभी 2025 में कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई होंगी, कुछ चीज़ें बहुत बुरी और किसी भी तरीके की हुई होंगी। कभी कभी लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन देख सकते हैं आप 102 वर्ष की उम्र में, अपने यहाँ तो 70-80 उम्र में रिटायरमेंट पूरी तरीके से हो जाता है, सारा काम करना छोड़ देता है इंसान। यहाँ 102 वर्ष की उम्र में कोई पर्वत चढ़ रहा है, और वो भी 3776 मीटर का पर्वत है ये माउंट फूजी पर्वत। पर्वत चढ़ना कठिन नहीं होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है 102 वर्ष की उम्र में, सोचिएगा। तो ये चीज़ें सिखाती हैं हमें, ये रियल मोटिवेशन है कि हमें कभी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी है, कुछ भी अच्छा हो बुरा हो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, डिसिप्लिन, उसे अपनाइएगा आप। उस पर कुछ अच्छा लेक्चर ले सकते हैं, अपन बात कर सकते हैं कि डिसिप्लिन किस तरीके से, और सबसे मतलब जीवन में सुधार क्या हो सकता है कि अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना, कोई भी बैड हैबिट्स, और गुड हैबिट्स को अपनाना और डिसिप्लिन मेंटेन रखना। जीवन में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर ये सारी चीज़ें आपने समझ ली तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की साक्षरता दर बढ़कर वर्ष 2025 में कितनी बताई गई है? तो ये 80.9% हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो आप, मैं तो कह रहा हूँ आरओ, एआरओ, पीसीएस लेवल के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने % हो गई है? 80.9% हो गई है। 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई है। ये जो आंकड़ा आया है इसके हिसाब से, तो ध्यान रखिएगा। अभी फिर से जनगणना होगी भारत की, उसमें कुछ आंकड़े और आएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये डिजिटल जनगणना हो रही है पहली बार 2026-27 में, वेरी इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में टाइम्स ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया? तो ये तेजस्विनी मनोज बनी है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रही है, ये है तेजस्विनी मनोज। इन्होंने अभी थोड़ी सी उम्र में, 17 साल की उम्र में, कई कारनामे बड़े बड़े किए हैं बुजुर्गों के लिए। इन्होंने बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए एक शील्ड सीनियर नामक ऐप विकसित किया। काफ़ी काम इन्होंने किया है, लेकिन ये अमेरिका में ही रहती हैं, अमेरिकी मतलब भारतीय मूल की कह सकते हैं बस इनको, तो ये ध्यान रखिएगा। इनसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है ये। महज 17 साल की इंडियन अमेरिकन तेजस्विनी मनोज को टाइम्स ने किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया। वो न केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बल्कि अपने सोशल इफेक्ट की कारण चर्चा में है। उनका बनाया एआई पावर्ड ऐप बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के पर फोकस्ड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है शील्ड सीनियर ऐप किससे संबंधित है? तो बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए किसके द्वारा विकसित किया गया? तेजस्विनी मनोज के द्वारा, जिन्हें किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में आरबीआई किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया? तो सितंबर 2025 में आरबीआई ने भूपेन हजारिका, ये बहुत उम्दा कलाकार थे, गायक थे और ये एक्टर भी थे, इनके सम्मान में ये सिक्का जारी किया गया, जिन्हें 2019 का भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। तो इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन से। भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 सितंबर 2025 को 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, जो असम के महान गायक, कवि, सांस्कृतिक प्रतीक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में इस सिक्के का अनावरण किया, जिसके साथ ही हजारिका ने भारतीय संस्कृति और संगीत में अद्वितीय योगदान का सम्मान करने वाले वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत हुई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जाँच के आदेश दिए? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा है कि कोई भी फर्जी मान्यता वाला कोई स्कूल चल रहा है, कुछ भी किसी के पास मान्यता है तो उसको बंद किया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के लिए आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए सितंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत की जनजातीय कला एवं संस्कृति को सहेजने और वैश्विक मंच पर पहुंचने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 10 सितंबर 2025 को भारत मंडपम, जो नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय सम्मेलन में आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर आदि संस्कृत का शुभारंभ किया। तो ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है आदि संस्कृति।
इसका नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। जनजाति कार्य मंत्रालय की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके वर्तमान में जो मंत्री हैं जनजाति कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री, वो हैं श्री जुएल ओराम। इनका नाम भी ध्यान रख सकते हैं, श्री जुएल ओराम, ओ राम, इस तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में कहाँ पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ ये किया गया है यूएई में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत की शिक्षा जगत में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर संयुक्त अरब अमीरात के आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में 10 से 11 सितंबर 2025 को अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान किया। तो ये भारत का पहला है विदेशी अटल नवाचार केंद्र जो कि यूएई में ओपन किया गया। यूएई की बात करें तो उसकी कैपिटल अबू धाबी है। यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है। मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यूएई से जुड़े हुए पॉइंट हैं। एशिया कप मैंने बताया था क्रिकेट का, ये यूएई में खेला गया। यूएई के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया गया। मशरेफ गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बना। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। यूएई ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ता के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता भी संभाली हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2025 का PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया। भारत के अब तक के शायद इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे कोई भी नहीं रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर, और सबसे उम्दा प्राइम मिनिस्टर थे। आप देखेंगे तो इनसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर हुए होंगे, मुझे तो नहीं लगता। मैंने जितना देखा है अपने जीवन काल में, उसमें सबसे बेस्ट कार्यकाल इनका था। भारत देश की शिक्षा के लिए, भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए जितनी तारीफ की जाए मनमोहन सिंह जी की उतनी कम है। तो इनको वर्ष 2025 का PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो ये आप जानते हैं ICC महिला विश्व कप 2025 का भारत की महिला टीम ने जीता है। 2 नवंबर 2025 को फाइनल हुआ था DY पाटिल स्टेडियम में मुंबई में। इसको दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था। तो इसके लिए जो अभियान शुरू किया गया था सितंबर 2025 में, वो विल टू विन नाम का अभियान था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखिए आप। विल टू विन नाम का अभियान शुरू किया गया था। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम कि जो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है भारत ने, इसमें भारत की क्रिकेट टीम की कौन सी महिला खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं और फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच रहीं? वो 2 खिलाड़ियों के नाम आपको बताने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये बताइएगा। और मैं बता दूं और थोड़ा डिटेल में, तो एक हरियाणा से हैं और एक उत्तर प्रदेश से। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी। काफ़ी बार उनके बारे में बताया गया है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ICC की बारे में बात करें तो 15 जून 1909 को इसका स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरमैन वर्तमान में सबसे कम उम्र के जय शाह जी हैं। इमरान ख्वाजा यहाँ के डिप्टी चेयरमैन है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगस्त 2025 में CISF ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की थी? तो ये मध्य प्रदेश में की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बहुत कम बच्चे आंसर करते हैं, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाया करे उसका आंसर जरूर किया कीजिएगा। आज की वीडियो का आपके लिए क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।